हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल विज्ञान इज मंच। हम यहाँ पे एक और दूसरे पार्ट जो कि हम डील करेंगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर का एक सेक्शन जो कि क्या है आपका ओपेरॉन या रेगुलेशन ऑफ जीन या रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन ऑपरेशन के बारे में। आपको मैं बता दूं कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हर साल पर्टिकुलरली नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे आप तो एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा ही जाता है। इस वजह से ये टॉपिक क्या है हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लस जब आप क्या करते हो, ट्वेल्थ का एग्ज़ाम देते हो, बोर्ड एग्ज़ाम देते हो, तो भी ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर भी। इसलिए ये टॉपिक क्या है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। हम इसको अच्छे से क्या करेंगे, डील करेंगे। अच्छे से क्या करेंगे, डील करेंगे, बहुत अच्छे से अपन समझेंगे। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल बेसिस ऑफ क्या है टॉपिक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है। तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है ताकि किसी तरीके के भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जा रहे हैं तो आप उसका क्या कर सके, ईजिली सॉल्यूशन या ईजिली क्या कर सके, आंसर कर सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्स, तो हम समझे कि रेगुलेशन क्या होता है, जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, अपन एक एक करके चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म बाय विच द एक्सप्रेशन ऑफ एनी जीन इज रेगुलेटेड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ सेल और ऑर्गन्स। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं, उसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। जब रिक्वायरमेंट है तब आप उसको क्या करवा लो, एक्टिव करवा लो। जब नहीं ज़रूरत है तो आप उसको नहीं रन करने दो, उस जीन को क्या करो, स्टॉप करके रखो। तो इस तरीके से अगर हम किसी तरीके से जीन का रेगुलेशन कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं अकॉर्डिंगली या ऑन कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, ये कहलाता है क्या, रेगुलेशन। ठीक है, ये कहलाता है रेगुलेशन। अब रेगुलेशन करने के लिए हम बात करें कि क्या हर जीन का रेगुलेशन हो सकता है, क्या कुछ ही जीन का रेगुलेशन हो सकता है। तो हम समझते हैं कि किस किस तरीके के जीन्स का रेगुलेशन हो सकता है। जीन बेसिकली हमारे पास दो तरीके के हैं। वन इज कॉन्स्टिट्यूटिव या इसको हाउस कीपिंग जीन के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जिसको लग्जरी जीन के नाम से भी जानते हैं या स्मार्ट जीन के नाम से भी जानते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव में क्या डिफरेंस है, चलिए वो समझते हैं कि डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूटिव जीन की, जो कि एक हाउस कीपिंग जीन है, तो उस हाउस कीपिंग जीन के अंदर क्या होता है, रेगुलरली जो उसका जीन है वो प्रोडक्ट बनाता रहता है। ठीक है, जीन क्या करता है, हमेशा एक्टिव रहता है और उसके प्रोडक्ट हमेशा बनते रहते हैं, क्योंकि उसके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हमेशा हमेशा रहती है बॉडी के बॉडी के ऑर्गन पार्ट्स को। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन वो जीन है जो रेगुलरली फंक्शन करता है बिना रुके। तो क्या ऐसे जीन का हम रेगुलेशन कर सकते हैं क्या, मान लीजिए हमारे बॉडी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है हेक्सोकाइनेसिस। ठीक है, काइनेस जो कि ग्लाइकोलिसिस में करती है, और आपको हमेशा आपकी बॉडी के अंदर क्या चाहिए, एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है ताकि आप डिफरेंट फंक्शन कर सके। अगर मान लीजिए सपोज कि अगर ये जीन आप रेगुलेट कर सकते हैं क्या, कि हाँ मुझे अभी एनर्जी चाहिए तो मैं इसको चलने दूँ, नहीं चाहिए तो क्या कर दूँ, बंद कर दूँ, नहीं। क्योंकि आप किसी भी स्टेट में हो, किसी भी कंडीशन में हो, आपकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो ये ऐसा जीन होता है, कंस्टिट्यूटिव जीन की कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जिसके अंदर का कोई भी जीन कंटिन्यूसली फंक्शन करता है विदाउट स्टॉपिंग, और आप उसको रेगुलेट नहीं कर सकते, उसका रेगुलेशन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इसके जीन प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट आपको 24 आवर्स की रिक्वायरमेंट है, लगातार उसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। जबकि दूसरी कैटेगरी की हम बात करें, ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन की, लग्जरी जीन की, तो अगर लग्जरी जीन है तो उस जीन की रिक्वायरमेंट, उस जीन का जो प्रोडक्ट होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से बनेगा, उसकी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट कभी कभी होती है। इस वजह से आप उस जीन का रेगुलेशन कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। जब चाहिए तो उसको स्टार्ट कर दो, जब नहीं चाहिए तो उसको रोक दो, या रुका हुआ है तो स्टार्ट कर दो, या बंद क्या बोलते चालू है तो स्टॉप कर दो, मतलब कंट्रोल कर सकते हो आप।
तो नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव कैटेगरी के जीन को आप कंट्रोल कर सकते हो, जबकि कॉन्स्टिट्यूटिव कैटेगरी के जीन को आप क्या नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये क्या हुआ कि हर तरीके के जीन्स का क्या नहीं कर सकते, रेगुलेशन नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट कंट्रोल हो गई। नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंड्यूसिबल जीन और एक होता है रिप्रेसिबल जीन। क्या क्या, इंडिसिबल जीन एंड रिप्रेसिबल जीन। इंडिसिबल जीन क्या होता है, ज़्यादातर ऑफ कंडीशन के अंदर रहता है और उसको ऑन करना होता है, जबकि रिप्रेसिबल जीन ज़्यादातर ऑन कंडीशन में रहता है और उसको ऑफ करना होता है। मैंने आपको पहले ही बोला कि क्या इसको रेगुलेट कर सकते हो, तो जैसा आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से आप उसको रेगुलेट कर सकते हो। ठीक है, फिर हम बात करें कि जो इंड्यूसिबल जीन है उसके अंदर क्या होता है, कैटाबॉलिज्म एक्टिविटी देखने को मिलेगी, जबकि रिप्रेसिबल जीन के अंदर एनाबॉलिज्म आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो इंड्यूसिबल जीन है उसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट होगी जो उसको इंड्यूस करेगा, तो इंड्यूसर जो होगा वो वहाँ पे रिक्वायर्ड लगेगा आपको इंड्यूसिबल जीन को एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो सबस्ट्रेट होता है वही इंड्यूसर के जैसा काम करता है। जबकि एनाबॉलिज्म जो होता है उसके अंदर रिप्रेसर की रिक्वायरमेंट होती है, रिप्रेसर जो उसको रोके, जो उसको स्टॉप करे। प्रोडक्ट जो होता है रिप्रेसर के जैसा काम करता है और फीडबैक इनहिबिशन के जैसा काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेगुलेशन जो होगा वो कहलाएगा रिप्रेशन, और अगर इंड्यूसन के अंदर है तो रेगुलेशन कहलाएगा इंडक्शन। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम दो एग्जाम्पल पढ़ेंगे आगे चल के। तो लैक ऑपेरन जो है वो इंड्यूसिबल जीन या इंडक्शन का एग्जाम्पल है, और ट्रिप्टोफेन जो है वो कैसा है, आपका जो एग्जाम्पल है रिप्रेसिबल जीन का एग्जाम्पल है। ठीक है, रिप्रेसिबल एग्जाम्पल है। ट्रिप्टोफेन जो होता है वो हमेशा के हमेशा क्या होता है, निगेटिव क्या करता है आपको, हाँ, कंट्रोल दिखाता है, जबकि आपका जो इंड्यूसिबल जीन है उसमें निगेटिव और पॉजिटिव कंट्रोल दोनों देखने को मिलता है इन केस ऑफ लैक ऑपेरॉन। तो हम इन सारी चीज़ों को और अच्छे से क्लियरली समझेंगे, अभी तो ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो दो तरीके की रेगुलेशन होगी, इंडक्शन जिसमें रेगुलेशन ऑफ इंड्यूसिबल जीन होगा कैटाबॉलिज्म, दूसरा होगा रिप्रेशन जिसमें रेगुलेशन ऑफ जीन होगा एनाबॉलिज्म। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। अब मैकेनिज्म जो है, ठीक है, ओपेरन कॉन्सेप्ट जो है क्या है कैसे है, तो 1961 में फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट फ्रांसिस जैकोब एंड जैक्स मोनोड एट पैस्चर इंस्टीट्यूट इन पेरिस ने फर्स्ट टाइम ओपेरन मॉडल को क्या किया था, डिस्कवर किया था। ठीक है, इन इकोलाई। ठीक है, mechanism called operand model for the regulation of gene in E. coli। ठीक है, अब ये ओपेरन है क्या, तो एन ओपेरॉन इज अ पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल और डीएनए। ओपेरन क्या है, जेनेटिक मटेरियल का पार्ट है, डीएनए का पार्ट है, विच एक्ट एज अ सिंगल रेगुलेटेड यूनिट हैविंग वन और मोर स्ट्रक्चरल जीन, एन ऑपरेटर जीन एंड प्रमोटर जीन एंड रेगुलेटर जीन। ठीक है, तो ओपेरन कुछ नहीं है, ग्रुप ऑफ, ठीक है, एक सेगमेंट है डीएनए का जिसमें ग्रुप ऑफ जीन होंगे। वो ग्रुप ऑफ जीन क्या करता है, सभी चीज़ का होगा, कंट्रोल करेगा। कैसे होगा देखो, क्योंकि उसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट हैं, उसके अंदर ऑपरेटर जीन होगा, उसके अंदर प्रमोटर जीन होगा, उसके अंदर रेगुलेटर जीन होगा एंड स्ट्रक्चरल जीन होगा। ठीक है, तो भी सारा चीज़ हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो ओपरेन जो होता है वो उसके अंदर क्या होता है, कंसिस्ट करता है। ठीक है, यूनिट होता है जिसके क्या क्या पार्ट होते हैं, तो ओपेरन कंसिस्ट करता है एक या एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल जीन, फिर दूसरी कैटेगरी उसमें होता है एक ऑपरेटर जीन, एक प्रमोटर जीन और एक रेगुलेटर जीन। ठीक है, तो हम ट्रिप्टोफैन पढ़ें चाहे लैक ओपेरन पढ़े चाहे इकोलाई के अंदर कोई भी ओपेरन पढ़े, उनके अंदर ये सारे कंपोनेंट होंगे, एक स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन एंड रेगुलेटर जीन। ठीक है, अब ओपेरॉन भी कितने टाइप के हैं, दो टाइप के ओपेरॉन है। इंड्यूसिबल ओपेरॉन जैसे कि हमने बात किया अभी इंडक्शन के बारे में, इसके अंदर हम लैक्टोज ओपेरॉन पढ़ेंगे, और रिप्रेसिबल ओपेरॉन जिसके अंदर क्या पढ़ेंगे, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करें, जो ओपेरॉन है, जो आपका ग्रुप ऑफ जीन है उसके अंदर दो कैटेगरी जीन है, एक रेगुलेटर जीन है जिसके अंदर ऑपरेटर, प्रमोटर और रेगुलेटर आएगा रेगुलेशन करने के लिए, और एक स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है, जिसके अंदर स्ट्रक्चरल जीन आएंगे, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, अपन देखेंगे। स्ट्रक्चरल जीन जो है वो कैपेबल होता है क्या करने के लिए,
आपके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए और आगे चल के उनसे एंजाइम या उससे प्रोडक्ट बनाने के लिए। जबकि प्रोमोटर और ऑपरेटर किसी तरीके का क्या नहीं बनाता, पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बनाता है। रेगुलेटर जीन बनाता है, ऑपरेटर और प्रोमोटर सिर्फ कंट्रोल करता है, उसको कैसे आगे जाना है, कैसे पीछे आना है, ये सारा चीज़ उसको क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, अब हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। हम पहले स्टार्ट करते हैं क्या, लैक्टोज लैक ओपेरॉन भी बोलते हैं हम इसको, लैक्टोज ओपेरॉन। अब पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम बात करें कि लैक्टोज ओपेरॉन क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो हम सिंपल कंडीशन लेके चलते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या था। ठीक है, लैक ओपेरॉन कंसिस्ट होता है क्या, 4 टाइप ऑफ जीन्स। उसके अंदर क्या होंगे, आपके 4 टाइप ऑफ जीन्स होते हैं। कौन कौन से जीन होते हैं, तो स्ट्रक्चरल जीन जो मेन जीन है जो फॉर्म कर सकता है एमआरएनए एंड एंजाइम, नॉन एज सिस्ट्रॉन। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल जीन जो होगा वो क्या होगा, सिस्ट्रॉन के अंदर जैसा होगा। यहाँ पे 3 तरीके के स्ट्रक्चरल जीन हैं, लेक जेड जीन, लेक वाई जीन और लेक ए जीन। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या है, रेगुलेटर है, रेगुलेटर जीन है जिसमें आई जीन है। फिर हमारे पास प्रमोटर जीन है और हमारे पास ऑपरेटर जीन है। मैं पहले आपको इन सब का फंक्शन क्लियर कर देता हूँ कि किसका क्या फंक्शन है। मैं आपको पहले इन सब का फंक्शन क्लियर करता हूँ कि किसका क्या फंक्शन है, फिर अपन पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो मैं बात करूँ स्ट्रक्चरल जीन के अंदर जो 3 कंपोनेंट है, 3 पार्ट हैं, लेग जेड और वाई ए। ठीक है, जिया, जेड वाई ए, जिया। लेग ऑपरेंट के अंदर कितने स्ट्रक्चरल जीन है, 3, जिया, जेड वाई और ए। ये करते हैं क्या क्या फॉर्म करते हैं, हम बात करते हैं उसमें ये क्या क्या फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले अगर बात करूं, ठीक है, लेक जेड जीन, लेक जेड जीन का जब क्या हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो जाता है, तो उससे बनता है एक एंजाइम, कौन सा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। ठीक है, ये जो एंजाइम है, ठीक है, वो क्या करता है, एक तरीके का कैटाबॉलिक एंजाइम है, ब्रेक करने वाला है। जो मॉलिक्यूलर, जो लार्ज मॉलिक्यूलर कंपाउंड है उनको तोड़ने का काम करता है, उनको हाइड्रोलिसिस का काम करता है। ठीक है, जैसे मैं बताऊं कि ये लैक्टोपेरन के केस में लैक्टोज को ब्रेक करता है। लैक्टोज जो क्या होते हैं, आपके यूनिट से मिलके बने होते हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो ये बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम क्या करता है, लैक्टोज जिसको हम बीटा गैलेक्टोसाइड भी बोलते हैं, उसका हाइड्रोलिसिस करता है और उसको तोड़ के गैलेक्टोज और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। लेक जेड जीन का यही काम है, वो क्या बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो कि एक हाइड्रोलाइटिंग एंजाइम है, जो किसको हाइड्रोलिसिस करेगा, लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। दूसरा जो जीन था स्ट्रक्चरल जीन, वो था क्या, लेक वाई जीन। ठीक है, लेक वाई जीन जो है वो क्या करता है, परमिएज एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। लेक वाई जीन का जब क्या हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो जाता है, तो उससे बनता है कि परमिएज एंजाइम। ठीक है, जो कि है आपकी जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उसकी परमिबिलिटी बढ़ा देता है, किसके लिए, लैक्टोज के लिए या बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइड, सॉरी। ठीक है, तो वो क्या करता है, परमिएज, जैसा नाम है उसके अकॉर्डिंग उसका वर्क है, वो परमिबिलिटी बढ़ा देता है। किसकी परमिबिलिटी बढ़ाता है बेटा, वो परमिबिलिटी बढ़ाता है किसका, जो बैक्टीरियल वॉल है, बैक्टीरियल वॉल का सेल मेम्ब्रेन है, उसकी परमिबिलिटी बढ़ा देता है, किसके लिए, लैक्टोज के लिए। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन पे क्या होता है, बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं। ठीक है, डेट पम्प्स लैक्टोज इन द सेल वॉल यूजिंग प्रोटोन ग्रेडियंट। ठीक है, तो कैसे हेल्प करता है, तो वो यहाँ आपके बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, जैसे आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो इनमें बहुत सारे प्रोटीन पंप होते हैं और इस प्रोटीन क्या करते हैं, उनको मूव करवाने लगते हैं। ठीक है, यूजिंग प्रोटोन ग्रेडियंट्स को, ग्रेडियंट ऑफ प्रोटोन को यूज़ करके एक्सचेंज करवाते हैं। ठीक है, फिर तीसरी कैटेगरी जो आपकी रहेगी वो है लेक ए जीन। ठीक है, लेक ए जीन जो बनाता है वो बनाता है ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम। क्या बनाता है, ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम। इट फॉर्म एसिटिल, ठीक है, इट ट्रांसफर एसिटिल ग्रुप फ्रॉम एसिटिल को गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, ये क्या करता है, इसका क्या रोल है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज पे क्या करेगा, साइडेज नहीं साइड, बीटा गैलेक्टोसाइड पे क्या करेगा, एसिटिल को ए का ग्रुप का ट्रांसफर करवाएगा।
ये इनका काम। तो 3 स्ट्रक्चरल जीन, तीनों स्ट्रक्चरल जीन का आपने काम पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं रेगुलेटर जीन, आई जीन जो था यहाँ पे, उसका फंक्शन। आई जीन का जब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है तो उससे एक एंजाइम बनता है रिप्रेशर। ठीक है, रिप्रेशर को देखोगे, उसका स्ट्रक्चर देखोगे रिप्रेशर एंजाइम का, तो उसमें 2 एलोस्टेरिक साइट्स होते हैं, 2। ठीक है, यहाँ जो एंजाइम बना रिप्रेशर वो एक्टिव होता है और इसके अंदर 2 एलोस्टेरिक साइट्स होते हैं। एक एलोस्टेरिक साइट जो किससे बाइंड कर सकता है, ऑपरेटर से, और दूसरा एलोस्टेरिक साइट जो किससे बाइंड कर सकता है, आपका लैक्टोज से। ठीक है, क्या है आपके पास एलोस्टेरिक साइट है, एक लैक्टोज में बाइंड कर सकता है और एक क्या कर सकता है, आपके ऑपरेटर से बाइंड कर सकता है। इस यहाँ पे की जो आपका एंजाइम है वो आपका की मॉडल जो आपने पढ़ा था कि हाइपोथेसिस, लॉक एंड की हाइपोथेसिस, वैसा ही फंक्शन करता है। एट अ टाइम किसी एक से ही बाइंड कर सकता है, या तो लैक्टोज से या तो ऑपरेटर से। ठीक है, पर उसकी मोर एफिनिटी किससे है, लैक्टोज से बाइंड करने की एफिनिटी क्या है उसकी, ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ भी ये भी पढ़ लिया आपने कि जो आई जीन है वो क्या बनाता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बाद रिप्रेसर जीन। रिप्रेसिबल जीन जो है वो कैसा होता है, एक्टिव होता है। एक्टिव जीन जो है उसके अंदर 2 एलोस्टेरिक साइट है, या तो वो लैक्टोज से बाइंड करेगा या तो वो किससे बाइंड करेगा, आपके ऑपरेटर से। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमोटर जीन। प्रमोटर जीन जो यहाँ देख रहे हो, ये क्या है, मोर एफिनिटी दिखाता है किसके बाइंडिंग के लिए, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बाइंडिंग के लिए। ठीक है, तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो यहीं पे आके बाइंड करता है। ठीक है, और जो उसके बाद वो मूव करता है। फिर जो लास्ट बच गया हमारे पास ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन का सिर्फ इतना काम होता है कि वो जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको आगे जाने देना है, नहीं जाने देना है, उसको ब्लॉक करके रखना है, उसको होल्ड करना है। तो आरएनए पॉलीमरेज के जाने का, ठीक है, फॉरवर्ड मूव करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे ऑपरेटर जीन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, वो अलाउ करेगा तो अलाउ करेगा तो नहीं जाने देगा। ठीक है, तो आपका प्रोमोटर जीन क्या होता है, एक्ट एज अ बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। और जो ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, एक्ट एज ए स्विच करने का, स्विच ऑन ऑफ करने का होता है कि प्रमोट जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे जाए कि नहीं जाए। ठीक है, तो मैंने आपके सबको फंक्शन बता दिया, आईजीन का फंक्शन बता दिया, रिप्रेशर बनाएगा, जेड का बता दिया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाएगा, वाई परमीएस, और जो ए होगा वो ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम बनाएगा। ठीक है, फिर मैंने आपको बता दिया प्रमोटर। इसी प्रमोटर में एक साइट होता है कैप साइट, आपके इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा नहीं है, पर कुछ अमाउंट में आपको बताऊंगा मैं कि कैप साइट का क्या रोल है। तो कैप साइट भी होता है प्रमोटर के अंदर। ठीक है, तो प्रमोटर का जो है कैप साइट पे बाइंड करने का जो आरएनए पॉलीमरेज है उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं, रेगुलेटर जीन कंटिन्यूसली फॉर्म्स एन एक्टिव रिप्रेशर प्रोटीन विच बाइंड्स एट, ठीक है, विच बाइंड्स एट ऑपरेटर जीन, स्विच ऑफ। ठीक है, अब मैं आपको कंडीशन बताऊंगा कि लैक ऑपेरॉन ऑन कब होता है और ऑफ कब होता है। ठीक है, लैक ऑपेरॉन ऑन कब होगा, ऑफ कब होगा, उसकी कंडीशन की हम बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लीजिए आपके पास क्या है, 2 ऑप्शन है। ठीक है, 2 ऑप्शन है कि मान लीजिए आपके घर पे किसी पेरेंट्स ने या किसी बड़े ने आपने को बोला कि बेटा एक काम करो, एक जो सामान है वो मार्केट से आपको लेके आना है, आप यहाँ से 2 किलोमीटर जो दूर मार्केट है वहाँ से जा, और वही सामान आपको घर के पास से मिलता है तो वहाँ से जाके ले आओ, पर आपको जहाँ से लाना है आप ले आओ। तो आप क्या चॉइस सेलेक्ट करोगे, आप वही सेलेक्ट करोगे जो पास में है। ठीक है, जाके आप पास वाला ही सेलेक्ट करोगे, मतलब टफ काम नहीं सेलेक्ट करोगे आप, जो थोड़ा टफ है, जो इजी होगा वही सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। ठीक है, किस तरीके से सेम कंडीशन है, तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से सेम कंडीशन है। कंडीशन नंबर ये क्या है कि मान लीजिए, ठीक है, नॉर्मल ग्लाइकोलिसिस जो चलता है उसके लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज। नॉर्मल ग्लाइकोलिसिस के लिए चाहिए ग्लूकोज, जो कि सिंपलेस्ट शुगर है और इजिली वो कहाँ एंटर कर सकता है, ग्लाइकोलिसिस साइकिल के अंदर इजिली एंटर कर सकता है। जबकि अगर मैंने क्या दिया, मान लो एक लैक्टोज का कंपाउंड दे दिया, तो क्या वो ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर पाएगा, क्या सोचिए, नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि वो सिंपलेस्ट शुगर। ठीक है, तो आप लैक्टोज जब क्या करते हो, उस बैक्टीरियल सेल को लैक्टोज देते हो खाने के लिए। ठीक है, जब उस बैक्टीरियल सेल को आप लैक्टोज देते हो खाने के लिए,
तो वो डायरेक्टली उसका लैक्टोज किस में एंटर नहीं कर सकता बेटा, किस में नहीं कर सकता, ग्लाइकोलिसिस साइकिल में एंटर नहीं कर सकता। जबकि अगर उसको ग्लूकोज देते हो तो ग्लूकोज इजिली मेम्ब्रेन से क्रॉस हो जाएगा और वो इजिली क्या कर सकता है, आपके ग्लाइकोलिसिस के अंदर एंटर कर सकता है। ठीक है, तो मतलब आपके पास अगर ग्लाइकोलिसिस है तो आपको क्या लगता है, सिंपलेस्ट शुगर को तोड़ने की जरूरत पड़ेगी क्या, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी वो सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो क्या कर रहा था, जो आपके लार्ज मॉलिक्यूल थे उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ने का काम था। पर अब ग्लूकोज अगर आपने दिया है उस सेल को, उस बैक्टीरियल सेल को, तो उस बीटा गैलेक्टोसाइडेज की एंजाइम की जरूरत नहीं है, ग्लूकोज खुद से एंटर कर जाएगा, इसलिए उस पर्टिकुलर परमिएज एंजाइम की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। और इसी वजह से जो लेक ए एंजाइम का बनेगा प्रोडक्ट, उसका भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 1 ये हुआ कि जब भी आप क्या करोगे, इकोलाई को ग्लूकोज दोगे, इकोलाई को जब ग्लूकोज दोगे तो क्योंकि वो सिंपल शुगर है, सिंपल शुगर इजिली एंटर कर सकता है, एंटर करके ग्लाइकोलिसिस में एंटर हो सकता है और एटीपी फॉर्मेशन कर सकता है, इस वजह से उस पर्टिकुलर किसी भी एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। उस कंडीशन में आपको उस तीनों एंजाइम का रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको क्या करना है, उस तीनों एंजाइम को क्या करना है, ब्लॉक करके रखना है, उस पर्टिकुलर एंजाइम को, तीनों एंजाइम को स्टॉप करके रखना है। ठीक है, तो जब आपके पास उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप बंद करके रखोगे। दूसरा कंडीशन कि आप मान लो उसको आपने लैक्टोज दिया कंज्यूम करने के लिए, ठीक है, लैक्टोज आपने दिया तो लैक्टोज क्या होगा, जल्दी अंदर जाएगा नहीं। ठीक है, और चला भी गया तो वो ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर नहीं सकता, तो फिर आपको बीटा गैलेक्टोसाइड रिक्वायरमेंट होएगा, फिर आपको किसका रिक्वायरमेंट होगा, परमिएस का भी रिक्वायरमेंट होगा, दोनों एंजाइम के, और तीसरे एंजाइम की भी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो जब लैक्टोज होगा तो ये तीनों चीज़ को ज़रूरत होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ऑन करना पड़ेगा ताकि तीनों एंजाइम का फॉर्मेशन हो, और जब ग्लूकोज होगा तो नहीं करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपको मिक्स्ड सॉल्यूशन दिया है जिसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों हैं, तो फिर सिंपल सी बात, मैंने अभी जैसे आपको समझाया था, जो सिंपल काम होगा वो पहले सेलेक्ट करोगे आप, तो जब तक ग्लूकोज रहेगा ऑफ रहेगा, जैसे ही ग्लूकोज खत्म हो जाएगा ऑन हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो तीनों एंजाइम का फॉर्मेशन ऑन हो जाएगा। तो 3 कंडीशन आपसे पूछा जाता है कि लैक्टोज है तो साइकिल कैसा रहेगा बेटा, तो लैक्टोज है तो साइकिल को क्या करना पड़ेगा, लैक ऑपरेंट को रन करना पड़ेगा, यानी ऑन ऑफ से क्या होना पड़ेगा, ऑन, ताकि सारे एंजाइम बने और प्रॉपरली फंक्शन करे। अगर वहाँ पे ग्लूकोज है एज ए सोर्स ऑफ क्या बोलते हैं एनर्जी, मीडियम के अंदर एज ए सोर्स क्या है, सबस्ट्रेट क्या है, ग्लूकोज है, तो इनमें से किसी भी एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होगा, और ग्लूकोज रहेगा तो क्या रहना पड़ेगा, लैक ऑपरेंट को ऑफ कंडीशन में ही रहना पड़ेगा। तो ऑफ कैसे होगा मैं आपको समझाऊंगा। और अगर दोनों, तो पहले इनिशियली जब तक ग्लूकोज है वो क्या रहेगा, ऑफ कंडीशन में रहेगा, पर जैसे ही ग्लूकोज ख़त्म हो जाएगा, लैक्टोज आएगा, तो वो फिर से क्या हो जाएगा, ऑन कंडीशन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन 3 पूछे जाते हैं आपसे। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये कब ऑन होगा और कब ऑफ होगा, बहुत आसानी से आपको समझ आएगा, बहुत इजी टॉपिक है, देखने में टफ लगता है पर बहुत इजी है। ठीक है, चलिए हम बात करें, मैं अगर बोलूँ आपको, ठीक है, तो जो लैक ऑपेरॉन के अंदर है 2 कंडीशन दिए हैं आपके एनसीईआरटी के अंदर, ऑन कब होगा और ऑफ कब होगा, तो मैं पहले आपको समझाता हूँ क्या उसका ऑफ कंडीशन। ठीक है, लैक ऑपेरॉन का क्या कर रहा हूँ मैं, आपको ऑफ कंडीशन समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, को ऑन कंडीशन समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये जो सामने आपके डायग्राम है आप उसको ध्यान से देखिए, वर्किंग ऑफ लैक ऑपेरॉन, जब वो ऑफ है, ठीक है, जब ऑफ है यानी कि लैक्टोज एब्सेंट है, जब आपने उसको सिंपली ग्लूकोज दिया है तो वो ऑफ रहेगा, और ऑफ कंडीशन में कैसे फंक्शन करता है चलिए देखते हैं। अब देखिए जो आई जीन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये क्या प्रोडक्ट बनाता था ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बाद, जल्दी बताओ, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, ये क्या बनाता था आपका रिप्रेसर, और रिप्रेसर के पास कितने एलोस्टेरिक साइट्स थे बेटा, करेक्ट 2 थे, कौन कौन से, या तो वो किससे बाइंड करेगा, लैक्टोज से, या तो वो किससे बाइंड करेगा, ऑपरेटर से। क्यों, यहाँ पे एक्टिव रिप्रेसर तो बन गया, ठीक है, उसके ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से, पर क्या मीडियम में लैक्टोज है, नहीं, क्यों, मीडियम में क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, तो क्या वो रिप्रेसर ग्लूकोज से बाइंड करेगा क्या, नहीं, तो किससे बाइंड करेगा बेटा, जाके ऑपरेटर से, ऑपरेटर से जैसी बाइंड करेगा तो उसका दूसरा जो एक्टिव साइट है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो करता है, लॉक एंड की थ्योरी, जिसमें क्या होता है, अगर एक एंजाइम फिक्स, ठीक है,
एक एंजाइम के अंदर एक प्रोडक्ट सबस्ट्रेट फिक्स हो गया तो दूसरा साइट क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या नहीं मिला बेटा, रिप्रेशर प्रोटीन को क्या नहीं मिला, रिप्रेशर प्रोटीन को जैसे ही वहाँ पे लैक्टोज नहीं मिला, ठीक, रिप्रेशर प्रोटीन को जैसे वहाँ पे लैक्टोज नहीं मिला तो क्या कर गया उसने, लैक्टोज की जगह वो ऑपरेटर से बाइंड कर दिया, और ऑपरेटर से बाइंड करके वहाँ पे क्या हो गया, ऑपरेटर को ब्लॉक कर दिया, डंडा लेके खड़ा हो गया। ठीक है, अब जैसे ही वहाँ पे ऑपरेटर ब्लॉक हो गया तो क्या है, प्रोमोटर जीन पे कौन बाइंड करता था, आरएनए पॉलीमरेज, और आरएनए पॉलीमरेज क्योंकि वहाँ पे उसको रोकने वाला है, उसको गार्ड करने वाला है, उसको आगे जाने देने वाला नहीं है, तो वो क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज को आगे नहीं जाने देगा। आगे नहीं जाने देगा तो किसका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं होगा, ZYA जीन का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं होगा। नहीं होगा तो उनके प्रोडक्ट बनेंगे क्या, बिल्कुल नहीं बनेंगे, और क्योंकि मुझे प्रोडक्ट की ज़रूरत थी भी नहीं। ठीक है, ये है ऑफ कंडीशन। क्या है ऑफ कंडीशन में, आई जीन कंटिन्यूसली रिप्रेशर बनाता रहेगा, रिप्रेशर क्योंकि वहाँ पे लैक्टोज नहीं है तो लैक्टोज से बाइंड नहीं करके वो किससे बाइंड करेगा, ऑपरेटर से। ऑपरेटर हो गया ब्लॉक, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज कहाँ बाइंड करता था, प्रोमोटर पे, और फिर जाके ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करवाता था किसका, वो ZY जीन का। क्योंकि ऑपरेटर ब्लॉक है, वहाँ पे डंडा लेके ऑपरेटर के यहाँ पे गार्ड करने वाला कोई खड़ा है जो क्या नहीं करने देगा, आरएनए पॉलीमरेज नहीं जाने देगा। आरएनए पॉलीमरेज जब आगे नहीं जाएगा तो इन सब का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं होगा, और इनकी ज़रूरत थी भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिंपली क्या दिया था आपको, ग्लूकोज दिया था जो कि ईजिली मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ईजिली ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर सकता है। ये कंडीशन है क्या आपका बेटा, ये कंडीशन है स्विच ऑफ कंडीशन, जिसमें रिप्रेशर बन रहा है, रिप्रेशर क्या कर रहा है, ऑपरेटर से बाइंड कर रहा है, ऑपरेटर को ब्लॉक कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ZY जीन क्या हो रहा है, उनका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, वो रुक जा रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्विच ऑन कंडीशन। स्विच ऑन कंडीशन में क्या होता है, ठीक है, चलिए, लैक्टोज जब मीडियम में है, ठीक है, तो स्विच ऑन कब होगा, जब लैक्टोज मीडियम में होगा। ठीक है, एज यूजुअल जैसा फर्स्ट केस से आपने पढ़ा था, आई जीन क्या बनाता था, रिप्रेशर प्रोटीन बनाता था, यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, आई जीन रिप्रेशर प्रोटीन बना रहा है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बाद। वही रिप्रेशर प्रोटीन के अंदर फिर से क्या है, दो एलोस्टेरिक साइट्स थी, या तो ऑपरेटर से बाइंड कर सकता है या तो लैक्टोज से। जैसे ही मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे ऑपरेटर के कंपेरेटिवली लैक्टोज से बाइंड करने की एफिनिटी ज़्यादा है रिप्रेशर की, तो जैसे ही उसको उससे बाइंड कर गया, उससे बाइंड हो गया तो ऑपरेटर से बाइंड करने वाला प्लेस क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, तो अब वो ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर सकता। इस वजह से अब ये रिप्रेशर कैसा हो गया, इनएक्टिव हो गया है। ये इनएक्टिव रिप्रेशर किससे बाइंड नहीं करेगा बेटा, ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा। ऑपरेटर अब क्या है, ब्लॉक नहीं है। जैसे ही आपका आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर में जाएगा तो वो अब उसको रोकने वाला कोई नहीं है, तो वो ऑपरेटर को क्रॉस करके किसके, ZY जीन के पास जाएगा। ZYA जीन के पास जैसे ही वो पहुंचेगा, इनका सबका क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन बनाएगा। यहाँ पे तीन तरीके के ट्रांसलेशन क्या होंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन बनेंगे, एक से बीटा ग्लैक्टोसाइड एंजाइम बनेगा, एक से परमिएज एंजाइम बनेगा, और एक से क्या बनेगा, ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम बनेगा। और ये सारे एंजाइम अपना अपना काम करेंगे। बीटा ग्लैक्टोसाइड क्या करेगा, आप ब्रेक करेगा, लैक्टोज ब्रेक होने के बाद ग्लूकोज बनेगा और वो ग्लाइकोलिसिस में एंटर करेगा। प्लस एक्स्ट्रा आपको लैक्टोज को अंदर लाने के लिए परमिबिलिटी बढ़ा दी मेम्ब्रेन की। प्लस लैके जीन ने क्या किया, हेल्प भी किया उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, तो जब लैक्टोज रहेगा तो इन तीनों जीन की रिक्वायरमेंट होगी। सिंपली रिप्रेशर बनेगा, रिप्रेशर से कौन बाइंड करेगा, लैक्टोज। ठीक है, इंड्यूसर बाइंड कर गया, लैक्टोज क्या है पे, इंड्यूसर है। ये इंड्यूसर बाइंड कर गया किससे, एक्टिव साइट से, रिप्रेशर के, इसकी वजह से वो क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। अब वो किससे नहीं बाइंड कर सकता बेटा, ऑपरेटर से। ऑपरेटर बाइंड नहीं है तो रास्ता ओपन है, ओपन है तो ZY ये क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा, और इनका अगर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हुआ तो उनसे प्रोडक्ट बनेंगे, वो प्रोडक्ट अपना फंक्शन करेंगे। ये था स्विच ऑन कंडीशन। ठीक है, ये क्या है, स्विच ऑन कंडीशन। लैक्टोज रहेगा तो स्विच ऑन होगा। ठीक है, इंड्यूसिबल, क्योंकि यहाँ पे लैक्टोज क्या है, इंड्यूसर है। अगर ग्लूकोज है तो कैसा रहेगा, स्विच ऑफ कंडीशन रहेगा। ठीक है, और अगर दोनों रहेगा तो मैंने आपको बताया है कि पहले तो स्विच ऑफ रहेगा देन स्विच ऑन होगा। ठीक है, ये जो कंट्रोल है, ये कंट्रोल कहलाता है आपका कैसा बेटा, ये कंट्रोल होता है निगेटिव कंट्रोल। ठीक है, ये कंट्रोल कैसा कहलाता है आपका, निगेटिव। जैसे मैंने आपको बोला था लैक ऑपरेंट के दोनों कंट्रोल है, पॉजिटिव और निगेटिव।
अगर रिप्रेशर को ब्लॉक करके उसको रोक के आप कंट्रोल करवा रहे हो, प्रोसेस को क्या कर रहे हो, इनिशिएट करा एक्टिव करवा रहे हो, तो ये कहलाता है कैसा, आपका निगेटिव कंट्रोल। ठीक है, ये कहलाता है क्या, निगेटिव कंट्रोल। दूसरा कंडीशन होता है पॉजिटिव कंट्रोल। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि प्रमोटर में कैप साइट होता है, कैप साइट जब वहाँ पे होता है बेटा, ठीक है, तो कैप साइट जब वहाँ पे होता है तो अब यहाँ पे दो चीज़ों का रोल है। ठीक है, कैप साइट जो होता है स्मॉल साइट है कहाँ पे, प्रमोटर के अंदर। अब यहाँ पे एक मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, कैप जो है, ठीक है, कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा, कैंप के, साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, और उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, ग्लूकोज के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है जो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके क्या बनाता है, साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट जब कैप प्रोटीन से बाइंड करता है तो ये क्या हो जाता है, कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन क्या बनता है, यहाँ पे एक उनका कॉम्बो बनता है। ये कॉम्बो क्या करता है, जाके आपके कैप साइट से बाइंड करता है, और फिर वहाँ से जब कंट्रोल होता है तो ये कहलाता है पॉजिटिव कंट्रोल। ठीक है, क्या होता है, ये पॉजिटिव कंट्रोल होता है। तो देखिए आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, कैप कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन, कैंप साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, सिंथेसाइज फ्रॉम एटीपी ऑफ एडिनिल साइक्लेज एंजाइम। ठीक है, तो एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट किससे बनता है, तो एटीपी से क्या करेगा, ठीक है, कैंप जो होगा वो किससे बनेगा, आपके एडिनिल साइक्लेज एंजाइम है वो उससे बनेगा। तो अब इससे ये कंडीशन हुआ कि जब भी आपके वहाँ पे ग्लूकोज का कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, कैंप का, क्योंकि ग्लूकोज से ही उसी से क्या बन रहा था, आपका कैंप बन रहा था। ठीक है, तो जब भी ग्लूकोज कम होगा कैंप ज़्यादा होगा, और कैंप ज़्यादा होगा तो कैंप और कैप का क्या होगा, उसका जो एसोसिएशन होगा ज़्यादा से ज़्यादा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा एसोसिएशन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपके कैप साइट पे बाइंड करेगा और वहाँ से कंट्रोल होगा तो पॉजिटिव कंट्रोल कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ यहाँ से अगर कंट्रोल हो रहा है तो क्या होगा, आपका पॉजिटिव कंट्रोल। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ों का क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बनता है कैप का और प्लस कैंप का, और कैंप किससे बनता है, ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से बनता है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम एडिनिल साइक्लेज एंजाइम। तो ये इतना इक्वेशन आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये हुआ आपका कौन सा, ये आपका है बेटा लैक ऑपेरॉन। ठीक है, तो यहाँ पे रियल इंड्यूसर जो है, अब यहाँ आते हैं आप उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रियल इंड्यूसर जो होता है वो एलोलैक्टोज होता है, जबकि लैक्टोज भी दिया होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एलोलैक्टोज दिया है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे, और नहीं दिया है तो लैक्टोज को भी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इट एक्चुअली बाइंड्स टू रिप्रेशर, और रिप्रेशर को क्या कर दिया, रोक दिया, इसलिए क्या बोला, निगेटिव कंट्रोल। ठीक है, अब एनसीईआरटी की एक लाइन, अ मिनिमम लेवल ऑफ एक्सप्रेशन or a minimum amount of enzyme is always present in cell which initiate this lac operon। तो क्या बोल रहा है कि हमेशा बहुत माइनर अमाउंट में लैक ऑपेरन चलता रहता है, क्योंकि लैक ऑपेरन जो होगा वो नहीं चलेगा तो वहाँ पे बिल्कुल भी एंजाइम नहीं है, क्योंकि वो अंदर आएगा कैसे फिर। ठीक है, क्योंकि अंदर आने के लिए तो परमेबिलिटी बढ़ानी थी, लैक्टोज को तो आने नहीं देगा मेम्ब्रेन, तो थोड़ा अमाउंट पे ये हल्का फुल्का बनता ही रहता है। ठीक है, फिर इसका क्या होता है, अमाउंट बढ़ जाता है, लैक्टोज अगर आ जाता है मीडियम में तो जो अंदर आने की कैपेसिटी या जो अंदर आने का अमाउंट है वो बढ़ने लगता है। इनिशियली बहुत माइनर अमाउंट में प्रोड्यूस होता रहता है। ठीक है, एक और टर्म है आपके पास, ग्रेटिट्यूअस इंड्यूसर। ग्रेटिट्यूअस इंड्यूसर मतलब झूठा इंड्यूसर। कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो इंड्यूसर के जैसा ही केमिकल फॉर्मूला होता है, उनके जैसा ही स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इन स्ट्रक्चर की वजह से भी क्या हो सकता है, वो स्टार्ट हो सकता है। जैसे एग्जांपल है आईपीटीजी, आइसोप्रोपाइल थायोगैलेक्टोसाइड। ठीक है, जो कि किसके जैसा है, वो आपके एलोलैक्टोज और लैक्टोज के जैसा उसका स्ट्रक्चर है, और अगर वो मीडियम पे है तो वो भी क्या कर सकता है, आपका प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है, वो भी प्रोसेस क्या कर सकता है, आपका स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो इट कैन स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन बोथ। तो ग्रेटिट्यूअस इंड्यूसर की वजह से भी क्या हो सकता है, आपका लैक्टोज का साइकिल ऑन या ऑफ कंडीशन में जा सकता है। मोड ऑफ रेगुलेशन एनी ऑपेरॉन। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने बता दिया, स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन बाय कैप,
पॉजिटिव का मैंने बता दिया, कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन के थ्रू अगर कंट्रोल होगा तो पॉजिटिव, और वहीं अगर वो किससे बाइंड कर रहा है बेटा, बाइंडिंग ऑफ एनीथिंग ऑन डीएनए स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। निगेटिव मैंने आपको, निगेटिव क्यों बोला है मैंने आपको, कि जब भी क्या होगा डीएनए की से कुछ ऐसा बाइंड कर जाए तो ट्रांसक्रिप्शन को क्या कर दे, ब्लॉक कर दे, ठीक है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं हम, निगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। तो पॉजिटिव कंट्रोल भी होता है इसका और निगेटिव कंट्रोल भी होता है, ठीक है। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको लैक्टोज ओपेरॉन क्लियर हो गया तो आपको बिल्कुल भी टफ नहीं पड़ेगा कौन सा, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन या रिप्रेसिबल ओपेरॉन, आपको बिल्कुल टफ नहीं पड़ेगा क्योंकि एग्जैक्टली सिमिलर है उसके जैसा ही, ठीक है। एग्जैक्टली मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है उसके जैसा ही, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन रिप्रेसिबल ओपेरॉन, ठीक है। रिप्रेसिबल ओपेरॉन के अंदर हम एग्जांपल पढ़ने वाले किसका, ट्रिप्टोफैन का। और ट्रिप्टोफैन क्या है बेटा, कि इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड है जो कि कंटिन्यूसली सिंथेसाइज होता रहता है इकोलाई के अंदर, ठीक है। व्हेन ट्रिप्टोफैन इज अवेलेबल इन मीडियम देन सेल स्टॉप इट्स सिंथेसिस, ठीक है। तो ऐसे तो वो सिंथेसाइज करता रहता है, पर जैसे ही आपने मीडियम में ट्रिप्टोफैन दे दोगे तो सिंथेसिस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो कैसे काम करता है चलिए देखते हैं। जिस तरीके से लैक ओपेरन के अंदर जो टाइप ऑफ जीन थे, दो कैटेगरी थे, रेगुलेटर जीन्स एंड दूसरा था स्ट्रक्चरल जीन, यहाँ पे भी वैसा ही है। ट्रिप्टोफैन ओपेरन कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ जीन। स्ट्रक्चरल जीन, यहाँ पे 5 टाइप के स्ट्रक्चरल जीन है, ई, डी, सी, बी एंड ए, ठीक है। 5 स्ट्रक्चरल जीन है। इन 5 स्ट्रक्चरल जीन से क्या होता है बेटा, 3 तरीके के पॉलीपेप्टाइड चेन बनते हैं, ठीक है। सॉरी 5 पॉलीपेप्टाइड चेन बनेंगे जिसमें 2 पॉलीपेप्टाइड ई और डी, 5 पॉलीपेप्टाइड चेन बनते हैं। इस 5 पॉलीपेप्टाइड चेन से, ठीक है, ई और डी के पॉलीपेप्टाइड चेन से एक एंजाइम बनता है, सी से एक बनता है और बी और ए से एक एंजाइम बनता है। तो टोटल 3 एंजाइम बनते हैं इस 5 जो जीन है उसके पॉलीपेप्टाइड चेन से, ठीक है। चलिए हम बता देते हैं। तो जो पहला जो एंजाइम बनेगा, ठीक है, E1 एंजाइम हमने इसमें नाम लिखा हुआ है, सिलेबस के अंदर नहीं है, फिर मैं आपको बताता हूँ। एक एंजाइम जो बनेगा एंथ्रिलिनेट सिंथेटेज, दूसरा एंजाइम जो है वो इंडोल ग्लिसरॉल फॉस्फेट सिंथेसिस, तीसरा एंजाइम है ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज, ठीक है। 3 एंजाइम है, एंथ्रिलिनेट सिंथेटेज, इंडोल ग्लिसरॉल फॉस्फेट सिंथेटेज और ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज। ये 3 एंजाइम है जो कि क्या करता है, काम करता है, कैसे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, दे सिंथेसाइज ट्रिप्टोफैन फ्रॉम रॉ मटेरियल इन 5 स्टेप्स, ठीक है। ये तीनों एंजाइम के 5 स्टेप्स में क्या करते हैं, इसका सिंथेसिस कर देते हैं। ऑपरेटर और प्रमोटर बिल्कुल लैक ऑपरेंट के जैसा ही काम करेगा, और रेगुलेटर का थोड़ा सा डिफरेंट फंक्शन यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से, ठीक है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ यहाँ के फिर से वही दो, स्विच ऑफ कंडीशन एंड स्विच ऑन कंडीशन, ठीक है। पहले हम देखते हैं, पहला वर्किंग देखते हैं कि जब मीडियम में ट्रिप्टोफैन एब्सेंट है, मीडियम में ट्रिप्टोफैन एब्सेंट है तो क्या करना पड़ेगा, उसकी बॉडी को ट्रिप्टोफैन बनाना पड़ेगा। तो जब ऑन कंडीशन है, स्विच ऑन कंडीशन, ये मॉडल जो ओपेरॉन है वो ऑन है, तो किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है, क्या क्या चीज़ हो रहा है, ठीक है। चलिए आइए, तो डायग्राम में देखिए, जो आई जीन रेगुलेटर जीन है वो उसका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा, एमआरएनए बनेगा और उससे क्या बनेगा बेटा, पॉलीपेप्टाइड चेन और एंजाइम। जिस तरीके से लैक ओपेरन में एंजाइम बनता था, यहाँ भी एंजाइम बनता है, रिप्रेशर, वहाँ भी रिप्रेशर, यहाँ पे रिप्रेशर, पर यहाँ रिप्रेशर थोड़ा अलग है। यहाँ रिप्रेशर कैसा है, एपो रिप्रेशर है, ठीक है। ये इनएक्टिव कैसा बनता था, एक्टिव बनता था बेटा, ठीक है। यहाँ पे ये इनएक्टिव एपोरिप्रेशर प्रोटीन बन रहा है। इनएक्टिव एपोरिप्रेशर प्रोटीन, क्योंकि वो इनएक्टिव है तो किससे बाइंड नहीं कर पाएगा बेटा, ऑपरेटर जीन से तो बाइंड कर ही नहीं पाएगा क्योंकि वो इनएक्टिव है। तो वो जो एपोरिप्रेशर है वो ऑपरेटर जीन से बाइंड नहीं कर सकता। आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे बाइंड करेगा, ऑपरेटर तो ब्लॉक करके रखा नहीं है, इस वजह से वो मूव करके ई डी सी बी ए इन सब का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन क्या करेगा, कर देगा, जिससे क्या बनेंगे बेटा, 5 तरीके के पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। डी और ई के पॉलीपेप्टाइड चेन से फर्स्ट एंजाइम बनेगा E1 एंजाइम, सी से दूसरा E2 और बी और ए से तीसरा एंजाइम, ठीक है। तो 3 एंजाइम मिलेंगे। अब इस 3 एंजाइम का काम क्या होता है, तो जब बैक्टीरियल सेल जब भी क्या करते हैं, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म चलता है तो उसमें कॉरिस्मिक एसिड बनता है, ठीक है। ये कॉरिस्मिक एसिड हार्मफुल होता है। ये तीनों एंजाइम क्या करते हैं, एक मेटाबॉलिक पाथवे के अंतर्गत इस कॉरिस्मिक एसिड को कन्वर्ट करते हैं किसमें, ट्रिप्टोफैन के अंदर,
और ट्रिप्टोफैन क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है, एज अ एक एमिनो एसिड के फॉर्म में क्या करेगा, रोल प्ले करने वाला है यहाँ पे। वो क्या हो जाएगा, लेस आपका क्या हो जाएगा, टॉक्सिक भी हो जाएगा और यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है ऑन कंडीशन के अंदर, ऑन कंडीशन के अंदर जो रेगुलेटर जीन है उसका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से बन रहा है क्या, एपो रिप्रेसर। ये एपो रिप्रेसर प्रोटीन कैसा बेटा, इनएक्टिव है, एलोस्टेरिक साइट है, पर उस एलोस्टेरिक साइट कैसा इनएक्टिव है, वो इनएक्टिव क्या है, आके ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पा रहा है। ऑपरेटर बाइंड नहीं कर रहा है तो ऑपरेटर ब्लॉक नहीं हो रहा है, ऑपरेटर का रास्ता क्या है, खुला हुआ है। आरएनए पॉलीमरेज कहाँ बाइंड करता है, प्रमोटर के ऊपर, प्रमोटर से ऑपरेटर उसको रोक नहीं रहा है, तो वो ईजिली क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। EDCBA का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करके 3 डिफरेंट एंजाइम बनाएगा, वो तीनों एंजाइम क्या होगा, कॉरिस्मिक एसिड बनाता रहेगा, रहेगा, उससे कन्वर्ट होकर ट्रिप्टोफैन बनता रहेगा। ये है ऑन कंडीशन, ठीक है। अब मान लीजिए मीडियम के अंदर आपने अमीनो एसिड दे दिया, या उसकी बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा अमीनो एसिड बन गया, तो अब उस कंडीशन पे क्या किया जाएगा, उस कंडीशन पे इस ट्रिप्टोफैन कंडीशन जो मॉडल है, ये ट्रिप्टोफैन ऑपेरन है, उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, क्लोज करना पड़ेगा। जब ट्रिप्टोफैन क्या हो जाएगा, मीडियम में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा, या एक्सेसिव ट्रिप्टोफैन पहले से बन गया है, तो क्या करना पड़ेगा, लैक ऑपेरन सॉरी ट्रिप्टोफैन ऑपेरन को क्या करना पड़ेगा, बंद। कैसे बंद होगा, चलिए देखते हैं प्रोसेस। वैसे रेगुलेटर जीन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, एमआरएनए, एमआरएनए से एपोरिप्रेशर, एपोरिप्रेशर इनएक्टिव है, किससे नहीं बाइंड करेगा, ऑपरेटर से, ठीक है। पर जैसे ही आपका क्या होता है बेटा, एक्सेसिव आपके अमीनो एसिड होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिप्टोफैन बन चुके हैं, वही ट्रिप्टोफैन, ठीक है, वही ट्रिप्टोफैन क्या होता है, एज ए को रिप्रेसर काम करता है। वही ट्रिप्टोफैन क्या करता है, एज ए को रिप्रेसर काम करता है। तो ये क्या होता है, फीडबैक मैकेनिज्म आता है, एक्स्ट्रा बन गया तो वो ट्रिप्टोफैन क्या करता है, फीडबैक देता है, उस फीडबैक के फॉर्म में को रिप्रेसर बनता है। को रिप्रेसर उस इनएक्टिव एपो रिप्रेसर से बाइंड हो जाता है। वो जब दोनों बाइंड हो जाते हैं तो वो एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव रिप्रेसर किससे बाइंड कर सकता है, ऑपरेटर से। ऑपरेटर से बाइंड करेगा तो प्रोमोटर किसको, प्रोमोटर का जो आरएनए पॉलीमरेज है वो ऑपरेटर के ब्लॉक होने की वजह से आगे नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो इन सब का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं होगा। इन सब का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो कोई भी एंजाइम नहीं बनेगा, और कोई भी एंजाइम नहीं बनेगा तो ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। क्या हुआ, इनएक्टिव रिप्रेशर बन रहा था, पर ट्रिप्टोफैन क्या करता है, फीडबैक मैकेनिज्म के रूप में क्या करता है, को रिप्रेशर के जैसा बिहेव करेगा। को रिप्रेशर क्या करेगा, इनएक्टिव रिप्रेशर से एपो रिप्रेशर से बाइंड कर जाएगा, क्या बन जाएगा, एक्टिव रिप्रेशर। एक्टिव रिप्रेशर क्या करेगा, ऑपरेटर जीन से जाके बाइंड कर लेगा। ऑपरेटर जीन क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। प्रमोटर जीन से जो आरएनए पॉलीमरेज है वो ऑपरेटर जीन को अब क्रॉस करके नहीं जा पाएगा। इसकी वजह से EDCBA इन सब का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन रुक जाएगा। इसकी वजह से कोई एंजाइम नहीं बनेगा, और जो एंजाइम बन रहा था वही तो क्या कर रहा था, वही तो सिंथेसिस कर रहा था ट्रिप्टोफैन का, और वही सिंथेसाइज नहीं हो रहा है। वही सिंथेसाइज नहीं हो रहा है तो ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस भी क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। इस तरीके से वो स्विच ऑन था, अब क्या हो गया, स्विच ऑफ हो गया, ठीक है। तो मोड ऑफ रेगुलेशन कैसा है, ये नेगेटिव मोड ऑफ रेगुलेशन है, ठीक है। ये एक, इसको और क्या बोलते हैं, फीडबैक इनहिबिशन मेथड के नाम से भी जानते हैं अपन। तो जीन रेगुलेशन प्रोकैरियोट्स के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। ओपेरॉन इज द ट्रांसक्रिप्शन लेवल ऑफ रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स अकर एट क्रोमेटिन लेवल, ठीक है। तो जो जीन रेगुलेशन है प्रोकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर, ये बहुत क्या है, अलग अलग लेवल पे हो सकते हैं, सेवरल लेवल पे हो सकते हैं, ठीक है। अकर एट सेवरल लेवल, पहला देखो क्रोमेटिन लेवल ऑफ जीन रेगुलेशन, ठीक है। जब यूक्रोमेटिन था तो फिर उससे फैकल्टेटिव क्या होता है, हेट्रोक्रोमेटिन बनता है, ठीक है। तो फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, तो यहाँ पे भी क्या लगते हैं आपको, कंट्रोल होता है। तो क्रोमेटिन लेवल पे जीन रेगुलेशन होता है। ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे जीन रेगुलेशन हो सकता है, mRNA, ठीक है, मोस्ट कॉमन mRNA सिंथेसिस इन इनहिबिट। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे हो सकता है, ठीक है, mRNA इज डिस्ट्रॉयड एट प्रोसेसिंग लेवल, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल में जैसे फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, प्रोसेसिंग लेवल पे रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, यहाँ पे भी रेगुलेशन होता है। ट्रांसलेशन पे, पोस्ट ट्रांसलेशन पे, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग लेवल पे रिक्वायरमेंट होता है, तो वो उसी तरीके से काम करते हैं, ठीक है।
तो बेसिकली यहाँ पे दो मॉडल्स थे आपके, एक था क्या लैक ऑपेरॉन और एक था ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन। ठीक है, दोनों बहुत इजी है, इन कॉन्सेप्ट है, कम्प्लीटली कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ठीक है, आई होप कि ये सारा चीज़ आपको बहुत क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आपके सामने ये क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। विच इज ट्रू फॉर ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन। ठीक है, ट्रिप्टोफेरॉन के लिए, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन के लिए क्या सही है पूछ रहा है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंड्यूसिबल ओपेरॉन। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ये इंड्यूसिबल ओपेरॉन का एग्जाम्पल है। तो आपको क्या लगता है, सही है कि गलत है? एग्जैक्टली गलत है, क्योंकि हमने इसको रिप्रेसिबल ओपेरॉन के अंदर पढ़ा था। ठीक है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेसिबल ओपेरॉन। ठीक है, तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेसिबल ओपेरॉन, करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड दिया है ऑन, देन को रिप्रेशर ऑफ। तो ऑन कंडीशन है, उसमें को रिप्रेशर जो है उसको ऑफ करवा देता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। आपने अभी पीछे ही देखा है कि उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्टिवेट होके ही ऑफ हो रहा था। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो सेकंड और थ्री, मतलब सेकंड और थर्ड बोथ दिया है, तो ये दोनों करेक्ट है। तो इसके हिसाब से आंसर क्या आएगा, फोर्थ। दूसरा क्वेश्चन जो है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे में बाइंड अ रिप्रेशर to make the latter active enough to bind to operator. This is the case, the end product is called ACE. ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एक एंड प्रोडक्ट है जो एक मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर रिप्रेशर से बाइंड में बाइंड रिप्रेशर टू मेक लेटर एक्टिव। हो रहा है कि वो उससे बाइंड करते जो पहले जो रिप्रेशर था उसको एक्टिव कर देता है। ठीक है, टू बाइंड टू ऑपरेटर। तो बिल्कुल किसकी बात कर रहा है, ये बात करेक्ट की, क्योंकि इसका रिप्रेशर इनिशियली कैसा था, इनएक्टिव था। और ये एक प्रोडक्ट था, जो आपका ट्रिप्टोफैन था वो प्रोडक्ट था, वही प्रोडक्ट क्या कर रहा है, उसको एक्टिव कर दे रहा है। तो क्या हो रहा है, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल होगा, ठीक है, इंड्यूसर तो नहीं, एपो रिप्रेशर, को रिप्रेशर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, को रिप्रेशर होगा, क्योंकि ये को रिप्रेशर ही क्या कर रहा था, उसको एक्टिव कर रहा था। फिर अपन नेक्स्ट देखें, विच इज ट्रू फॉर रिप्रेसिबल। रिप्रेसिबल ऑपरेंट के लिए क्या सही है। अगर ऑफ है, ठीक है, ऑफ है, इंड्यूसर आता है, ऑन हो जाता है। ऑफ है, इंड्यूसर आता है, ऑन हो जाता है, तो सही। इनएक्टिव रिप्रेशर, इनएक्टिव रिप्रेशर प्लस को रिप्रेशर, प्रेशर बाइंड करता है और फिर एक्टिव रिप्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है, सही है। ठीक, फर्स्ट गलत था, क्यों, क्योंकि ऑफ और इंड्यूसर की वजह से ऑन। एक्टिव रिप्रेशर प्लस इंड्यूसर, इनएक्टिव रिप्रेशर, गलत है। ऑन, इंड्यूसर और ऑफ, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज इनकरेक्ट, आई जीन कोड्स फॉर रेप्रेसिबल प्रोटीन। आई जीन कोड फॉर रिप्रेसिबल, सॉरी, रिप्रेसर ऑफ लैक ऑपेरॉन, गलत है। जेड जीन कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइड साइडेज, सही है। ठीक है, फिर आई जीन कोड्स फॉर रिप्रेशर ऑफ लैक ऑपेरॉन, हाँ सही है, रिप्रेसर ही प्रोड्यूस करता था। जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइड बनाता है, सही है। वाई जीन ट्रांस एसिटिलेज बनाता है, ऐसा लिखा है, पर वाई जीन क्या बनाता था, परमीज। थ्री जीन प्रोडक्ट आर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज, ये भी सही है। ठीक है, गलत कौन सा हो रहा है, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरेंट बाय रिप्रेशर रिफर्ड एज इज रिफर्ड एज पॉजिटिव रेगुलेशन, निगेटिव रेगुलेशन, बोथ 1 एंड 2। मैंने आपको पहले बताया कि लैक ऑपरेंट दोनों हो सकता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, 3 होगा। ठीक, फिर देखते हैं, हु एक्सप्लेन ऑपरेंट मॉडल फॉर द फर्स्ट टाइम। फ्रैंकिस जैकोब, जैक्स मोनेड, फ्रांसिस जैकोब एंड जैक मोनेड, विडल टॉटन। तो सिंपली हमने पहले भी पढ़ा था, अभी एक्सप्लेन करते हुए आ रहा था मैं आपको। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या होगा, फ्रांसिस जैकोब एंड जैक्स मोनेड। Functioning of structural gene is controlled by, functioning of structural gene is controlled by, ठीक है, ऑपरेटर, प्रोमोटर, लाइगेज और रेगुलेटर जीन। तो स्ट्रक्चरल जीन का फंक्शनिंग कौन कंट्रोल कर रहा था, ऑपरेटर कर रहा था, नहीं, ऑपरेटर तो सिर्फ
कंट्रोल कर रहा था, पर वो किससे होगा? वो होगा आपका रेगुलेटर जीन से। तो हमारे पास अभी एक क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग गिवन है, और इसमें ये मैच द फॉलोइंग है जीन्स ऑफ लैकोपेरॉन के ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए हम बना लेते हैं एक लैकोपेरॉन का स्ट्रक्चर। तो लैकोपेरॉन में सबसे पहले जो हमारे पास प्रेजेंट होता है यहाँ पे, एक होता है इंड्यूसर, ठीक होता है, उसके बाद होता है रिप्रेसर, फिर उसके बाद हमारे पास 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। ठीक है, तो जेड वाई ए 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो है आई जीन। तो आई जीन हो गया हमारा रिप्रेसर जीन। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि आई जीन रिप्रेसर जीन किस किस में शो कर रहा है। ये फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में शो कर रहा है। ठीक है, अब सेकंड है हमारे पास जेड जीन, तो ये है स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल जीन में जेड जो है वो बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो जेड जीन ये मैच हो जाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज से, और जो आई जीन था वो मैच हो रहा था रिप्रेसर से। ठीक है, तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला बी फर्स्ट और फोर्थ है आंसर। तो अब हमारे पास ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन भी कट गया। अब हमारे पास फर्स्ट और फोर्थ है आंसर में। अब बचा हमारा ए जीन। ठीक है, तो ए जीन और वाई जीन है, ये है इंटरचेंज्ड। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि वाई जीन क्या बनाता है और ए जीन क्या बनाता है। तो जो हमारा ए जीन है वो बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, और फिर हमारा बचा वाई जीन, तो वो ऑटोमेटिकली बनाएगा परमिएज। तो इस हिसाब से हमारे थर्ड का हो गया फोर्थ और डी का हो गया सेकंड। तो हमारा जो आंसर इसमें करेक्ट निकला वो निकला आंसर ए या फिर 1। ठीक है, जिसमें मैच द फॉलोइंग में आंसर 1 है हमारा पूरा कॉम्बिनेशन ठीक। तो यही हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन में बोला है इन केस ऑफ लैक ऑपेरॉन व्हेन डाइसैकेराइड एंटर्स द सेल, जब हमारे सेल के अंदर डाइसैकेराइड एंटर करता है तो क्या होता है? ये जो डाइसैकेराइड है ये क्या करता है? ये जाके बाइंड करता है हमारे रिप्रेसर को, बाइंड्स टू रिप्रेसर, और जब ये रिप्रेसर को बाइंड करता है तो क्या होता है? जो स्ट्रक्चरल जीन है वो ट्रांसक्राइब होने स्टार्ट होते हैं। स्ट्रक्चरल जीन जो है हमारे वो क्या होते हैं? इनकी ट्रांसक्रिप्शन इनमें शुरू हो जाता है। आर ट्रांसक्राइब्ड, ये ट्रांसक्राइब होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो रिप्रेसर है वो अपनी क्या कर चुका है? कंफर्मेशन को बदल लेता है, जिससे क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन आगे बढ़ सकती है। और ये जो रिप्रेसर है ये किस फॉर्म में हो जाता है? ये इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है, और इसके इनएक्टिव फॉर्म में जाने की वजह से जो हमारा ऑपरेटर है वो इस पर बाइंड नहीं कर पाता, और ऑपरेटर जब बाइंड नहीं करता तो क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन जो है वो होती है हमारे स्ट्रक्चरल जीन्स की। तो यहाँ देखना है क्या क्या ऑप्शन है। पहला है इट बाइंड्स टू द बाउंड रिप्रेसर टू द ऑपरेटर and the structural genes are transcribed because the RNA polymerase can recognize and bind the transcription initiation site। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है। सेकंड है यहाँ पे it binds to the repressor, ये रिप्रेसर को बाइंड करता है, and structural genes are transcribed, और जो structural gene है वो ट्रांसक्राइब होते हैं because the repressor has an altered conformation, क्योंकि रिप्रेसर ने अपनी जो कन्फर्मेशन है उसको चेंज कर दिया है, एंड इज इनएक्टिवेटेड और इनएक्टिव हो गया है, एंड डज नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर। तो ये जो ऑप्शन है ये सही है। सी है यहाँ पे द मेम्ब्रेन प्रोटीन इंटरैक्ट्स विद द ऑपरेटर एंड द आरएनए पॉलीमरेज कैन रिकॉग्नाइज द ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है। डी है यहाँ पे द मेम्ब्रेन प्रोटीन हैज एन ऑल्टर्ड कन्फर्मेशन एंड does not interact with the operator, thus leading to the transcription of the structural gene। तो जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है उनकी कंफर्मेशन जो है वो क्या हो गई है? चेंज हो गई है, और इससे क्या होता है? जो ऑपरेटर है वो इंटरैक्ट नहीं कर पा रहा है, और इस वजह से ट्रांसक्रिप्शन होती है। तो ये जो ऑप्शन है ये भी गलत है। तो जो सही ऑप्शन है हमारा वो है बी ऑप्शन। इसमें क्या होता है? डाइसैकेराइड जाके बाइंड करता है रिप्रेसर से, और स्ट्रक्चरल जीन की यहाँ पे क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रिप्रेसर है उसने अपनी जो कन्फर्मेशन है उसको चेंज कर दिया है, और वो इनएक्टिव हो गया है, और जो ऑपरेटर है
वो हमारे रिप्रेसर से बाइंड नहीं कर पा रहा है, इसलिए बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में बोला है लैक ऑपेरॉन इज रिलेटेड विद, ये जो लैक ऑपेरॉन होता है ये किसके साथ रिलेटेड है, तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। सिंथेसिस ऑफ लैक बाय लैक इंसेक्ट, ये जो लैक है इसका सिंथेसिस होता है लैक इंसेक्ट से, तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि लैक जो है यहाँ पे वो क्या है, लैक रेफर करता है हमारे लैक्टोज को, तो ये जो ऑप्शन होगा ये गलत है। सेकंड है सिंथेसिस ऑफ एंजाइम लैक्टोज एनाबॉलिज्म, इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा एंजाइम है उसका सिंथेसिस होता है बाय लैक्टोज एनाबॉलिज्म, मतलब कि जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं उनको मिलाकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है, तो ये जो ऑप्शन है वो भी गलत है, क्योंकि लैक्टोज इसमें क्या होता है, हमारा ये जो लैक ऑपेरॉन है इसमें क्या होता है, जो हमारे लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स में, क्या होते हैं, जो बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम ब्रेक डाउन करते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स में, यानी कि उनका कैटाबॉलिज्म होता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। और कौन से मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होते हैं, जो लैक्टोज है हमारा वो ब्रेक डाउन होता है दो मॉलिक्यूल्स में, एक है ग्लूकोज और दूसरा है गैलेक्टोज, तो ये जो ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन सिंथेसिस ऑफ एंजाइम ऑफ लैक्टोज कैटाबॉलिज्म, एंजाइम बनते हैं इससे लैक्टोज कैटाबॉलिज्म से, तो ये जो ऑप्शन है ये सही है। डिग्रेडेशन ऑफ लैक इन द बॉडी ऑफ लैक इंसेक्ट, तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है। तो लैक ऑपेरॉन जो है वो रिलेटेड है हमारे ऑप्शन सी से, सिंथेसिस ऑफ एंजाइम ऑफ लैक्टोज कैटाबॉलिज्म। और जो एंजाइम ये कैटालिसिस कराता है वो कौन सा एंजाइम है, हमारा जो जी जीन होता है स्ट्रक्चरल जीन जी, वो क्या करता है, वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड करता है, और ये जो एंजाइम है ये लैक्टोज की कैटालिसिस कराता है, कैटालाइज करता है इसको, ताकि इसकी हाइड्रोलिसिस हो सके और ये दो जो कंपाउंड्स हैं ये बन सके, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। The question is in regulation of gene expression in prokaryotes. तो prokaryotes में जो gene expression होता है वो होगा through a system known as operon. And operon के काफ़ी सारे एग्जाम्पल आते हैं, जैसे लैक्टोज के लिए जो operon है that is known as lac operon. Similarly कुछ अमीनो एसिड्स के लिए operon है, फॉर एग्जाम्पल TRP operon. तो जो TRP में TRP है वो स्टैंड करता है फॉर द अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन। अब जो सबसे पहले स्टेटमेंट ए है वो देखिए, दैट इज लैक्टोज एक्ट्स एज द सप्रेसर फॉर जीन एक्सप्रेशन। तो इस क्वेश्चन में ये गलत है, क्योंकि जब सिस्टम के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर जब लैक्टोज की एंट्री होती है तो वो लैक्टोज बाइंड करता है टू द रेप्रेसर प्रोटीन, जो इनहिबिटर जो जीन था उसने सिंथेसाइज करा था। तो रेप्रेसर प्रोटीन के साथ जब लैक्टोज बाइंड कर जाता है तो अब जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन के कारण जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो फर्दर जो आगे ऑपरेटर जीन है उसको ब्लॉक नहीं कर पाता। तो रिप्रेसर प्रोटीन का जो रिप्रेसिंग करने की या किसी चीज़ को रोकने की जो इसकी पावर थी अभी वो चली गई है, एंड इसीलिए अब जो लैक ऑपेरॉन है यानी कि जो लैक्टोज ऑपेरॉन है वो आगे की तरफ बढ़ेगा, यानी कि उसमें जो फर्दर जीन्स है उनका ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होगा। तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी में देखिए, ट्रिप्टोफैन एक्ट्स एज द इंड्यूसर फॉर द जीन एक्सप्रेशन। तो जो लैक्टोज थी इस केस में लैक ऑपेरॉन में, वो लैक्टोज एक्ट करती है एज एन इंड्यूसर। अब वैसे तो ट्रिप्टोफैन का टीआरपी ऑपेरॉन होता है, बट टीआरपी ऑपेरॉन में जो ट्रिप्टोफैन है वो एक्ट करता है एज एन इनहिबिटर, तो ये उसको रोक देता। तो जैसे लैक्टोज ऑपेरॉन में लैक्टोज की प्रेजेंस में वो जीन एक्सप्रेशन इंड्यूस होता है, ऐसे ही ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन में ट्रिप्टोफैन की प्रेजेंस में वो पूरा ही ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ऑपेरॉन वो बंद हो जाएगा या इनहिबिट हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रिप्टोफैन है वो एक्ट करेगा एज एन इनहिबिटर मॉलिक्यूल। बट यहाँ पर लिखा हुआ इंड्यूसर यानी कि जो उसको शुरू करवाएगा दैट इज स्टार्टर मॉलिक्यूल है, तो ये भी गलत है। अब देखिए ऑप्शन सी, दैट इज रेगुलेटर जीन इज द वन दैट प्रोड्यूसेस द रिप्रेसर मॉलिक्यूल। तो जब लैक ऑपेरॉन में जो जीन होता है जो इस पूरे को कंट्रोल करता है, दैट जीन इज द रेगुलेटर जीन। अगेन जो रेगुलेटर जीन है जैसे नाम बताएगा उसका फंक्शन है टू रेगुलेट द ऑपेरॉन, एंड रेगुलेशन के केवल दो ही मेथड होते हैं, या तो उस चीज़ को उस पूरे ऑपेरॉन को इंड्यूस करवाएगा या फिर उसको इनहिबिट कराएगा। तो दैट इज कि वो एक्ट करेगा एज एन इनहिबिटर।
तो जो रेगुलेटर जीन होता है वो रेगुलेटर जीन प्रोड्यूस करता है इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स को, यानी कि इनहिबिटर फैक्टर को रिलीज करेगा। तो इसलिए जो स्टेटमेंट सी है केवल वो सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज सी अलोन इज करेक्ट।